स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 14 वाटर से। सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। यानी उन्होंने क्या बोला कि किसी वजह से ऐसा आपको इमेजिन करना है कि एक बाल्टी पानी ही मिले पूरे वीक के लिए। आप सोचिए क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बाथ? क्या आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे जिसमें बर्तन धोना आता है, खाना बनाना आता है, कपड़े धोना, इनफैक्ट नहाना, ये सारी चीज़ें क्या आप कर पाएंगे? वॉट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू? और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप नहीं कर पाएंगे? What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? और क्या होगा अगर हमारे पास पानी ना हो बहुत टाइम तक के लिए, या फिर हम बहुत टाइम तक के लिए पानी ना देख पाएँ या यूज़ कर पाएँ? Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Do you have an idea about the quantity of water we use in a single day? मतलब पानी पीने के अलावा हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसने क्या बोला है कि आपको कुछ आइडिया है कि आप कितना पानी यूज़ करते हैं? हाउ मच वाटर डू वी यूज़? एक्टिविटी 1, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। आपको वो सारी एक्टिविटीज़ लिखनी है जिसके लिए आप पानी यूज़ करते हो। कुछ एक्टिविटीज़ को आप 14.1 टेबल में लिख सकते हो, ठीक है। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू। आपको क्या करना है, आपको मेजर करना है कि आप कितना पानी यूज़ करते हैं हर एक्टिविटी के लिए, और आपके फैमिली के बाकी मेम्बर्स कितना पानी यूज़ करते हैं। You may use a mug, a glass, a bucket or any other container to measure the amount of water used. आप क्या कर सकते हो, आप मग भी यूज़ कर सकते हो, ग्लास यूज़ कर सकते हो, एक बकेट यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई और कंटेनर यूज़ कर सकते हो मेजर करने के लिए कि आप कितना पानी यूज़ करते हो। ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं और आपको उसका एस्टिमेशन लिखना है, लाइक एस्टिमेट करके कि ड्रिंकिंग के लिए आपने 1 लीटर लिया, ब्रशिंग के लिए कितना लिया, बाथिंग के लिए कितना लिया, ठीक है। यू नाउ हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेज इन अ डे। अब आपके पास एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपकी फैमिली ने कितना पानी यूज़ किया। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनलीनेस इन अ डे? अब आप क्या बता सकते हैं कि कितना पानी यूज़ किया गया है एक दिन के अंदर? यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय अ फैमिली इन अ ईयर। इस तरह से जब आप कर लोगे, आप एक रफ एस्टिमेट निकालोगे कि एक साल में आपकी फैमिली ने कितना पानी यूज़ किया या उसको ज़रूरत पड़ती है। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ योर फैमिली। अब आप क्या करोगे, आप उस जो भी एस्टिमेट अमाउंट आई है उसको अपने फैमिली मेंबर के नंबर से डिवाइड करोगे। दिस विल गिव an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि फैमिली का एक मेंबर जो है आपकी, वो कितना पानी यूज़ करता है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि लोग कितने हैं आपके विलेज में या टाउन में, तो उससे भी आप हिसाब लगा सकते हो कि वो कितना पानी यूज़ करते हैं। बूजो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ अवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो बूजो को ये लगता है कि एक अगर जगह पे कई सारे लोग रहते हैं तो क्या सबको सेम अमाउंट में पानी मिलता है या नहीं मिलता, और जो रीजन है जहाँ पे लोग हैं उनको क्या प्रॉपर पानी मिल पा रहा है, और अगर नहीं मिल पा रहा तो वो लोग मैनेज कैसे करते हैं। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। आपने ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ लिखी हैं जिसके लिए आप पानी यूज़ करते हैं। डू यू थिंक अवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज? यानी कि जो भी आपने एक्टिविटीज़ लिखी हैं जिसके लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आपको लगता है कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, बल्कि देयर आर सम अदर एक्टिविटीज़ जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? वी यूज़ वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। वी नो दैट some of the fibers that we use for making fabric come from plant. Is water not needed to grow this? मतलब जो भी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, जैसे कि फाइबर हो गए, अगर हम कुछ फैब्रिक बना रहे हैं, कोई कपड़ा बना रहे हैं, तो कई बार हमें वो प्लांट से ही मिलता है, जैसे कि कॉटन हो गया। या फिर कई बार क्या होता है, हम कई सारे वेजिटेबल्स, पल्सेस जो प्लांट से लेते हैं, उनको ग्रो करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेज ऑफ वाटर? क्या आप और कोई यूजेज सोच सकते हैं वाटर के? वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। यानी कि जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं सबके लिए पानी की ज़रूरत होती है। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। यानी कि हमें पानी की ज़रूरत सिर्फ हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, बल्कि कई सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए भी है।
Paheli wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book. यानी आप ध्यान से सोचिए कि अगर आपको एक पेज बनाना है किसी बुक का, तो उस एक पेज को बनाने के लिए आपको 2 ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ेगी. Where do we get water from? अब बात आती है कि ये वाटर हमें मिलता कहाँ से है. इस टॉपिक को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं. Where do you get the water that you use? जो आपको पानी मिलता है वो तो आपको या तो आप तो टैप से यूज़ करते हो, बट वो पानी आता कहाँ से है? रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और हैंड पंप. कुछ ये भी कह सकते हैं कि हमें टैप से मिलता है. हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? क्या आपने सोचा है कि जो पानी है वो टैप में कहाँ से आया? Water that we get from tap is also drawn from a lake or a river or a well. It is then supplied through a networks of pipe. यानी कि इस पानी को हमने अलग अलग चीज़ों से लिया, जैसे कि लेक हो गई, रिवर हो गई, उसके बाद हमने उसको पाइप के थ्रू घरों तक पहुंचाया. Each of us may be getting water into our home in different ways, but finally all of us get water from the same sources such as pond, lakes, river and well. यानी कि चाहे आपको पानी जो मिल रहा है, यानी कि जो आपको पानी मिल रहा है, देखो सबको अलग अलग सोर्स से मिल सकता है. फॉर एग्जांपल आप सबको अलग अलग वेज से मिल सकता है. जैसे कि मैं कहूँ किसी को टैप से मिला, कोई मटके में भर के लाया, किसी को कोई वाटर की मतलब ट्रक आया उससे मिला, बट सबका सोर्स एक ही हो सकता है. यानी कि पॉन्ड्स, लेक, रिवर या वेल. जो वेल होते हैं यानी आपके कुएं, ठीक है. रिवर मतलब नदी, लेक मतलब आपकी जो लेक्स होती हैं पूरी फैली हुई, ठीक है. और पॉन्ड्स भी होते हैं छोटे छोटे जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है. वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड वेल? हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ये सब वाटर के सोर्सेज हैं, बट यहाँ में इन सब चीज़ों में पानी आता कहाँ से है? Bujo wants you to imagine a day in your life when water supply through tap is not available. So you have to fetch it yourself from a far away place. Would you use the same amount of water as on any other day? देखो वो कह रहा है कि समझ लो, आप इमेजिन करो कि आपके घर के ऊपर पानी नहीं आया, ठीक है, टैप्स में पानी नहीं आ रहा, और अब आपको किसी बहुत ही दूर जगह पे जाना है पानी लेने के लिए. तो क्या आप पानी को उसी तरह से यूज़ करोगे जैसे आपने तब यूज़ किया था जब आपके पास पानी? देखो 2 तरह से आप यूज़ करते हो. एक जो आप डेली तरफ यूज़ करते हो, और जब आपकी सेम सिचुएशन चेंज हो गई, अब पानी नहीं आ रहा, आप बहुत दूर जा रहे हो, तो क्या तब भी आप पानी वैसे ही केयरलेसली यूज़ करोगे? डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर? यानी हमारी अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है? पूरा का पूरा पानी से ढका हुआ है. उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो लैंड है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशन एंड सीज. और इसमें से जो आधे से ज़्यादा पानी है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा, वो ओशन और सीज में है. The water in the ocean and seas has many salt dissolved in it. The water is saline. लेकिन फ़र्क क्या है कि जो पानी इस ओशन और सीज में है, इसमें सॉल्ट मिक्सड है. तो सॉल्ट मिक्स होने की वजह से ये सलाइन पानी है, खारा पानी है. इसको ये पीने के लिए ठीक नहीं है. इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स. You might have heard a famous line of the poem Rime of the Ancient Mariner, written by S.T. Coleridge in 1798. Water, water everywhere, nor any drop to drink. यानी कि एक पोएम थी जिसमें इसका नाम था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. उसके अंदर एक लाइन है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. यानी कि पानी हर जगह पे है. लाइक वी हैव ओशंस, वी हैव सीज, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी कम अमाउंट में है. क्यों? क्योंकि जो पानी अवेलेबल है वो सूटेबल नहीं है पीने के कारण, बिकॉज इट इज़ वेरी सॉल्टी. Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean. मतलब यहाँ पे वो बता रहा है, ये जो इस पोएम है इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो लोग गए थे सेल पे, वो लोग खो गए हैं ओशन के बीच में. अब ओशन के बीच में खोए हैं तो आसपास पानी है, बट उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि जो पानी उनके आसपास है वो बहुत ही सॉल्टी है. Yet oceans play an important role in supplying the water that we use. ओशियंस के जो पानी ओशियंस का वो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें पानी देने में. वो कैसे? द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी. तो फिर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं? मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियन. डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन? हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड वॉल विच सप्लाई अस वाटर? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज नॉट सलाइन एनी मोर? मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम ओशन का पानी पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत सॉल्टी है, बट स्टिल इट इज़ वेरी यूजफुल रिसोर्स. वाई? तो वो आपको आगे इस पैराग्राफ में समझाएगा कि कैसे ऐसा पॉसिबल है. ये पॉसिबल होता है थ्रू अ साइकिल विच इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. वाटर साइकिल,
हम लोग पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। देखो वो कह रहा है कि आपने कितनी बार नोटिस किया है कि जब पानी फ्लोर पे गिर जाता है और अपने आप गायब हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि सेम टू सेम अगर आप कपड़ों को बाहर सुखाते हैं तो पानी उसमें से क्या चला जाता है, सूख जाता है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप एंड फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर्स। यानी कई और जगहों से वाटर मतलब डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 जिसमें क्या हुआ था, आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया था जब उसको हीट किया था। तो अब आपको उसने क्या बोला है कि जो वाटर है वो इवापोरेट होता है और जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाता है। इस एक्टिविटी से हमें ये आइडिया लगता है कि हीटिंग की वजह से वाटर जो होता है ना वो वेपर के अंदर चेंज होता है। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है कि जब वाटर से वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वाटर वेपर के अंदर सॉल्ट नहीं होता। वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन। जो वाटर वेपर है जो बनता है वो एयर का पार्ट बन जाता है और आप उसको नहीं देख सकते। और दूसरी चीज़ ये भी पता चलती है कि हीटिंग काफ़ी एसेंशियल है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ अब इसने क्या बोला कि जैसे कि होता क्या है जब हमें सॉल्ट वगैरह निकालना, देखो एक नॉर्मली चीज़ बोली कि सॉल्ट जब अब निकालना होता है तो क्या करते हैं, उसको पिट्स में छोड़ देते हैं, उसको शैलो पिट्स के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉल्ट रह जाता है और पानी इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट को वो निकाल लेते हैं। नाउ टेक 2 सिमिलर प्लेट्स। आपको इस पूरी एक्टिविटी में क्या करना है, मैं आपको इसका जोड़ बता देती हूँ। जो उसने बताया कि आपको 2 प्लेट्स रखनी है बाहर। अब आप उन 2 प्लेट्स को जब बाहर रखोगे तो एक प्लेट को आप छाया में रखोगे, एक आप धूप में रखोगे। जब आप ऐसा करोगे आपको थोड़ा सा ढक्कन में मेजर करके पानी डालना है, दोनों में इक्वल पानी डालना है। उसके बाद आप हर 15 मिनट में देखोगे कि क्या उसमें से पानी डिसअपियर हो रहा है। तो अब आप देखोगे कि जो धूप वाला है, जो प्लेट को आपने धूप में रखा था उसमें से पानी जा चुका है और जो छाया वाला था उसमें पानी है। तो इससे आपको क्या पता चला कि एक तो जो धूप है, जो सनलाइट है, उसकी वजह से इवेपोरेशन फास्ट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ उसने क्या बोला, डे टाइम के बाद क्या होता है, सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इवेपोरेशन होता है। और जहाँ पे छाया नहीं है, ठीक है, यानी कि सॉरी जहाँ पे छाया है, जहाँ पे धूप नहीं है, वहाँ पे कैसे इवेपोरेशन हुआ कि जो धूप आई उसने एयर को गर्म कर दिया। अब वो गर्म एयर जो होती है ना वो आपकी छाया वाली जगह पे भी इवेपोरेशन कर देती है। ठीक है, ये पूरा इस पैराग्राफ में लिखा है कि डे टाइम में जो एयर है वो हीट हो जाती है और जो वार्म एयर होती है ना वो हीट प्रोवाइड करती है इवेपोरेशन के लिए। इसलिए इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेसिस ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर गेट कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज़ अ स्लो प्रोसेस। हमें क्या याद रखना है कि जो इवेपोरेशन होता है पानी का वो एक थोड़ा सा धीरे वाला प्रोसेस है, जल्दी नहीं होता है। इसलिए अगर आप एक बाल्टी पानी बाहर रख दोगे तो आप देखोगे कि उसमें से पानी बहुत धीरे धीरे जा रहा है, बहुत तेज़ नहीं जा रहा है। नाउ लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। क्या वाटर वेपर यानी इवेपोरेशन के अलावा कोई और तरीका है जिसकी वजह से पानी जाता है? यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। आपने अभी तक यही पढ़ा है कि प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट क्या करते हैं, एक पार्ट यूज़ करते हैं इस वाटर का क्या करने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। एंड रिटेन सम ऑफ इट्स इन डिफरेंट पार्ट्स। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो पानी को थोड़ा सा यूज़ करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और कुछ वो थोड़ा सा अपने पार्ट्स में रख लेते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर है वो एयर में रिलीज होता है बाय प्लांट्स। कैसे? एक प्रोसेस हम उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ, राइट। नाउ डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट इन एक्टिविटी इन चैप्टर 7? वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो वाटर वेपर है वो एयर में एंटर कर जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू। इज इट लॉस्ट फॉर एवर? क्या वो हमेशा के लिए चला गया? अब हमें इसका आंसर जानना है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? अब वो बता रहा है कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। आप एक ग्लास लेंगे जिसमें पानी रखा हुआ है, वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। अब बाहर से उसको क्या कर लेंगे, वाइप कर लेंगे। कुछ आइस आप उसके अंदर डालेंगे पानी के अंदर, उसके बाद आप 2 मिनट वेट करेंगे। आप देखोगे कि बाहर जो आउटर सरफेस है ग्लास की वहाँ पे क्या चेंजेस हुए। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। आप देखोगे कि जो ये बाहर वाली जो ग्लास है ना, यहाँ पे कुछ बाहर क्या हो जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। नाउ आप कैसे नोट करोगे कि ऐसा हुआ? द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास, जो ठंडी सरफेस थी ग्लास की जिसके अंदर आइस्ड वाटर था,
कूल्स द एयर अराउंड इट, उसने आसपास की एयर को ठंडा कर दिया, और जो वाटर वेपर होते हैं एयर के वो कंडेंस कर देते हैं सरफेस ऑफ द ग्लास को, यानी कि बाहर की सरफेस ग्लास पे जब एयर आके लगी तो वो क्या हो गई, कंडेंस्ड हो गई, वो वाटर वेपर से दोबारा क्या बन गया, वाटर बन गया, क्योंकि वो ठंडा हो गया। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7, आपने ये एक्टिविटी 7 में नोटिस किया था चैप्टर 5 में। नाउ पहेली हैज नोटिस ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग। पहेली ने क्या नोटिस किया, उसने नोट किया कि लीव्स के ऊपर कुछ बूंदे होती हैं, किसकी? Did you notice something similar on leaves or metal surfaces like iron gills and gates on cold morning? यानी कि जब आप देखोगे, नोटिस करोगे, ठंडी सुबह, एकदम सुबह सुबह जब उठते हैं ना, कई चीज़ें गीली होती हैं, जैसे कि लीव्स गीली होती हैं, या फिर जो ठंडी सरफेस होती है, कूलर वगैरह या गेट वगैरह, वो सब ठंडे होते हैं, उनके ऊपर बूंदे होती है पानी की। इज़ दिस ऑल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन? क्या ये भी कंडेंसेशन की वजह से है? क्या ये सेम चीज़ एक हॉट समर मॉर्निंग में होती है? The process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of earth. जो पानी गया हमारा वाटर वेपर इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वो वापस किस वजह से आता है? इट कम्स थ्रू कंडेंसेशन। हाउ डज इट हैपन? अब ये होता कैसे है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के, ये ठंडा होता जाता है, हमने देखा होगा, तभी तो पहाड़ वाले जो एरियाज होते हैं वो ठंडे होते हैं, क्योंकि आप अर्थ से धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, ठीक है, अर्थ से इन द सेंस सरफेस ऑफ अर्थ, जो नीचे ज़मीन है उससे आप ऊपर जा रहे हो पहाड़ों में, तो वो क्या होता है, ठंडा होता है। व्हेन द एयर मूव अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर, जब हवा जो होती है, जब वो ऊपर जाती है, ठंडी हो जाती है, और सबसे ऊपर पहुंच के क्या होता है, एयर बिकम सो कूल, यानी एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि जो वाटर वेपर है जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो कंडेंस हो जाता है, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। वो क्या बनाता है, छोटी छोटी सी बूंदे बना लेता है, वाटर ड्रॉपलेट बना लेता है। इट इज़ दीज टाइनी ड्रॉपलेट दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड, और यही वो वाटर ड्रॉपलेट है जो आप नोटिस करते हो बादलों की फॉर्म में। ये टाइनी ड्रॉपलेट है दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर, और वो क्लाउड्स की तरह हमें दिखता है। इट सो हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज्ड ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये क्या, उसने बोला क्या होता है, ये भी होता है कि कई बार मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कई सारी ड्रॉपलेट्स जो हैं पानी की, वो एक साथ आती हैं ताकि वो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं पानी की। सम ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम सो हैवी, कई बार वो इतनी बड़ी बन जाती हैं कि वो इतनी हैवी हो जाती हैं कि वो नीचे गिरना शुरू कर देती हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। इन स्पेशल कंडीशन इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो, ज़्यादा ठंड होती है या किसी और कंडीशन में वो बर्फ़ या फिर ओले बन के गिरती है। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इन टू एयर बाय इवेपोरेशन, यानी कि जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन की फॉर्म, इस प्रोसेस से वो पानी हवा में गया, उसने क्लाउड्स बनाए और वो वापस आ गया किसी भी फॉर्म में, चाहे बारिश हो, स्नो हो या हेल यानी कि ओले हो। बैक टू द ओशियंस। नाउ What happened to the water that rain and snow brings to different region of earth? अब क्या हुआ, बारिश हुई और ये सारी चीज़ें वापस आ गई। Almost all land surfaces are above the level of ocean. जितनी भी land surface है वो ocean के level से ऊपर है। Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. This happens in many way. जो भी आपका पानी है जो लैंड पे गिरता है रेन या स्नो की फॉर्म में, वो क्या चला जाता है, वापस चला जाता है ओशंस में, और ये कई सारी फॉर्म्स में होता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर, जो आपकी स्नो माउंटेन में होती है वो क्या करती है, वो पानी में मेल्ट हो जाती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर, ये पानी धीरे धीरे बहता हुआ रिवर या फिर स्ट्रीम्स में चला जाता है। Some of the water that falls on land as rain also flows in the form of river and stream. थोड़ा सा पानी जो लैंड पे गिरता है रेन की फॉर्म में, वो भी कहाँ चला जाता है, रिवर और स्ट्रीम्स में। Most of the rivers cover long distances on land and ultimately fall into a sea or ocean. वो पूरा प्रोसेस बता रहा है कि अभी आपने देखा कि पानी कैसे रिवर में गया, अब ये सारे रिवर्स वगैरह काफ़ी दूरी तय करती हैं और ये ओशंस में जाके गिर जाता है। However, water of some river flows into lake. कुछ रिवर्स का पानी लेक में चला जाता है। Now, the rain water also fills up the lakes and pond. A part of the rain water get absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. काफ़ी सारा पानी जो होता है वो क्या करता है, वो ग्राउंड में सोख लेता है, ग्राउंड उसको सोखता है। Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. अब क्या होता है, इसका जो पानी है वो वापस आता है, ठीक है, back to the air, यानी कि जो देखो
कुछ पानी वापस ऊपर चला गया, कुछ इवेपोरेशन के थ्रू आपका ग्राउंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, द रेस्ट सीप इनटू द ग्राउंड। अब जो हवा में चला गया वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो ग्राउंड में चला गया वो क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर बना लेता है। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, जो खुले हुए वेल्स होते हैं वो उसमें पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एज वेल, यानी कि ग्राउंड वाटर ही सोर्स है कई लेक्स का। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय अ हैंड पंप और अ ट्यूबवेल। जो आप हैंड पंप देखते हो कई जगह पे गांव वगैरह में या कहीं शहरों में भी आपको मिल जाएंगे, इसमें से जो पानी आता है वो ग्राउंड वाटर ही होता है। The more hand pumps or tube well that are used in the area, the deeper we need to dig to find this ground water. जितना हैंड पंप डिग होगा या जितना ट्यूबवेल डिग होगा उतना ही हमें इस ग्राउंड वाटर को मतलब नीचे तक ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका कम हैंड पंप है तो आपको आराम से पानी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हैंड पंप नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब अगर बहुत सारे वहाँ पे आपके हैंड पंप वगैरह हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ेगा। The loss in the level of ground water due to overuse is worrisome। अब क्या हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इस ग्राउंड वाटर को लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ये एक टेंशन वाला मामला है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे आपका यूज़ करते करते पानी बचेगा ही नहीं तो आगे क्या यूज़ करेंगे। Paheli wants to share a concern with you. In those areas where the land has little or no vegetation, the rain water flows away quickly। यानी कि जो एरियाज़ हैं, यानी कि जहाँ पे क्या होता है वेजिटेशन नहीं है या फिर क्या नहीं है, वेयर द लैंड हैज़ अ लिटिल और नो वेजिटेशन, या तो बहुत ही कम वेजिटेशन है मतलब हरियाली नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ पे रेन वाटर बहुत आराम से फ्लो कर जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विद इट। अब क्या करता है, जो रेन वाटर फ्लो करता है वो अपने साथ क्या करता है, सॉइल की टॉप लेयर भी ले जाता है। There are few areas where most of the land is covered with concrete। कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो पूरे सीमेंट या कॉन्क्रीट से कवर्ड है, तो वहाँ पे सीपेज नहीं हो पाता, तो क्या कर देता है, रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर, क्योंकि अगर आपको सॉइल नहीं मिलेगी तो वो पानी नीचे नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से जो क्वालिटी है वहाँ की ग्राउंड वाटर की वो बहुत अफेक्ट हो रही है, यानी लोगों को प्रॉपर ग्राउंड वाटर नहीं मिल रहा है। We now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to the ocean। हमें समझ में आ गया कि जो भी पानी वापस आया था बारिश से वो कहाँ चला गया, ओशियंस में। इसीलिए वाटर जो ओशियन से आता है या सरफेस ऑफ अर्थ से वो वेपर की फॉर्म में बनता है, फिर उसके बाद वो रेन की फॉर्म में वापस आ जाता है। ये जो पूरा सर्कुलेशन होता है पानी का, यानी कि ऊपर जाना फिर नीचे आना, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये जो सर्कुलेशन होता है पानी का कहाँ से, मतलब वाटर का ओशियन से लैंड के बीच में, उसको हम कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये रुकता नहीं है और इसकी वजह से आपको पानी की सप्लाई मिलती रहती है। अब उसने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इफ़ इट रेन्स हैवीली, अगर बारिश होती रही तो। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो हर जगह सेम अमाउंट में बारिश नहीं होती है, हर जगह अलग अलग अमाउंट में बारिश होती है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, बल्कि कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ कुछ दिन बारिश होती है। हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द रेनफॉल कब होता है, मानसून सीजन में, ठीक है। रेन ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज, जब गर्मियाँ जाके चुकती हैं उसके बाद क्या होता है, आपकी सर्दी विंटर्स से पहले जस्ट मानसून का सीज़न आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारी बारिश बहुत होती है, तो वो काफ़ी अच्छा सीज़न होता है क्योंकि उसमें कई क्रॉप्स को बोया जाता है, ठीक है। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, बट अगर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। कई बार क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया कॉजिंग फ्लड। और कई बार क्या होता है, इसकी वजह से फ्लड जैसी कंडीशन आ जाती है और ये हमारे देश में बहुत आती है। नाउ द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। कई बार इतनी बारिश हो जाती है कि फ्लड आने के बाद आधी चीज़ें तो डूब ही जाती हैं, जैसा आप देख सकते हो। हमारी कंट्री में फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है क्रॉप्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको पालते हैं, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ को। ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर। कई बार क्या होता है, फ्लड के टाइम पे जो एनिमल्स वहीं पे रह रहे होते हैं वो भी पानी के साथ बह जाते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसेट्स। कई बार वो उसी जगह पे फंस जाते हैं और जब फ्लड वाटर चला जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ पे रह गए थे। रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द ऑल एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। रेन भी अफेक्ट करती है एनिमल्स को जो सॉइल में रह रहे होते हैं।
व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अभी हमने पढ़ा कि अगर ज़्यादा पानी आएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, बट अगर बारिश ही नहीं हुई तो क्या होगा। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर। एक साल अगर कहीं बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। द सॉइल कंटिन्यू टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। और क्योंकि वापस पानी नहीं आ रहा है, देखो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन चल रहा है जैसे चल रहा था, जिसकी वजह से पानी का लॉस हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपका क्या हो रहा है, वापस नहीं आ रहा है, रेन उसको वापस नहीं ला रही है, तो सॉइल सूख जाती है। जो लेवल है वाटर का पॉन्ड्स में और बाकी जगह में वो भी कम हो जाता है और उसकी वजह से सूख जाता है। ग्राउंड वाटर भी वहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि सारे सोर्सेज पे फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से ड्रॉट आ सकती है। अब ड्रॉट में क्या होता है, ड्रॉट की कंडीशन में फूड और फॉडर कुछ नहीं मिलता। उसके अलावा आपने सुना होगा कि कहीं कहीं पे जब हमारे देश में क्या होता है, ड्रॉट्स आती हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आप उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा है कि आप देखने की समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ ये कंडीशंस आती हैं, क्यों आती हैं। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। देखो पानी बहुत है लेकिन जो यूज़ करने लायक है वो बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशियंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। जो मोस्ट ऑफ द पानी जो अवेलेबल है वो कहाँ पर है, ओशियंस में है, और आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। When the level of the ground water decreases drastically, this cannot be used anymore. जब आपका लेवल जो है ग्राउंड वाटर का वो कम होता है, ठीक है, तो आप उसको दोबारा से क्या कर सकते हो, यूज़ नहीं कर सकते। देखो पानी खत्म हो गया ग्राउंड में से, तो कहाँ से लाओगे। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन द सेम। पानी जो है अर्थ पे वो सेम ही है, बट जो वाटर यूज़ के लिए अवेलेबल है वो काफ़ी लिमिटेड है और वो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि यूजेज बढ़ रहा है। द डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। पानी की ज़रूरतें हर दिन बढ़ रही हैं। जो लोग हैं जो इस पानी को यूज़ कर रहे हैं इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर, यानी कि जो लोग पानी को यूज़ करते हैं वो भी हर दिन बढ़ रहे हैं। कई सिटीज़ में कई लाइन लगती है, लॉन्ग क्यूज़ लगती है, किसके लिए, पानी के कलेक्शन के लिए, और ये बहुत ही कॉमन साइट है। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्री। कई सारा पानी तो यूज़ हो रहा है किस चीज़ के लिए, आपका इंडस्ट्रीज़ में या फिर फूड प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से पानी की कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है कई सारे जगहों पे। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये ज़रूरी है आप क्या करो, आप वाटर को बहुत ध्यान से यूज़ करो। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, और आपको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तरीका जिससे हम पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं वो है रेन वाटर को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना, ठीक है, ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सको। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कि जो आपका रेन वाटर आप कलेक्ट करते हो वो उसको हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। तो आपको करना क्या है, जहाँ भी पानी गिर रहा है वहाँ पे उसको कैच करना है, कैच एज इन उसको स्टोर करना है। What happens to the rainwater that falls in place that are mostly covered with concrete roads and building? अब समझ लो पानी गिरा ऐसी जगह पे जो क्या किससे कवर्ड है, कंक्रीट रोड से और बिल्डिंग से, यानी वहाँ पे तो अंडरग्राउंड वाटर सेव हो ही नहीं पाएगा, तो वो ड्रेन्स में चला जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर और लेक्स विच कुड बी फार अवे, और वहाँ से वो बहुत दूर जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं उस पानी को वापस लाने के लिए घर तक। तो आप क्या कर सकते हो, Here are two techniques of rainwater harvesting are discussed. दो टेक्निक्स हैं रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, इन दिस टेक सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफटॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। दिस वाटर may contain soil from the roof and need filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. This then seeps into the soils to discharge the refilled groundwater. देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे आप एक बार देख लो, समझ लो पानी यहाँ पे गिरा। अब आपने क्या किया, पाइप के थ्रू, ये जो पाइप यहाँ पे जा रहा है इस पाइप के थ्रू यहाँ पे पानी को स्टोर कर लिया। उसके बाद दोबारा आपने उसको सीपेज होने दिया और उसको ग्राउंड वाटर में जाने दिया, तो डायरेक्टली कॉन्क्रीट फ्लोर से वो पानी सेव हो गया और इसको आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल दिया। Another ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है, इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट रेन वाटर। आप ड्रेन्स डेवलप करो साइड में जिसकी वजह से क्या हो, रेन वाटर कलेक्ट हो पाए। यानी कि आप देखो
क्या करना है, हमें उसको वेस्ट नहीं होने देना कि वो इवेपोरेट होकर चला जाए। आप उसको जो साइड में ड्रेन्स होती है वहाँ कलेक्ट कर लो, ताकि उसके बाद वो किसी जगह पे और चला जाए जहाँ आप उसको यूज़ कर सको, या फिर वो ड्रेन्स जो हैं वो ऐसे कनेक्टेड हों कि पानी सीधे ग्राउंड में जाए। तो देर आर मैनी मेथड्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेसिकली 2 वी हैव डिस्कस्ड। तो ये चैप्टर पानी के ऊपर था, वाटर। इसमें हमने पढ़ा कि अलग अलग सोर्सेज और कैसे कैसी एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस 6th क्लास के और चैप्टर्स दिखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। वरना आप मेरे चैनल पे हर क्लास के सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके देखिए, आपको वहाँ भी अपने से रिलेटेड जो भी यूज़फुल मटेरियल है वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।